अस्सलाम वालेकुम। टैक्स लॉ थर्ड अमेंडमेंट ऑर्डिनेंस 2000 क्रॉस द बोर्ड पाकिस्तान, इसकी वजह से हम देख रहे हैं कि एक क्योस है पाकिस्तान का। जो हमारा डॉक्यूमेंटेड सेक्टर, वेल डॉक्यूमेंटेड, वेल रेगुलेटेड, वेल टैक्स कंप्लाइंट, वेल रिपोर्टिंग कंपनीज, पाकिस्तान की कंपनीज जिनका मेजर कंट्रीब्यूशन है मुल्क की मईशत को आगे लेकर चलने में, इस ऑर्डिनेंस की एक शिक के तहत इनके ऊपर बहुत ज्यादा मसाइल जो है वो क्रिएट हो रहे हैं। और अभी तक शायद इतनी ज्यादा अवेयरनेस नहीं है हमारे इस सेक्टर से वाबस्ता लोगों को या कंपनीज को। ये जब ऑर्डिनेंस फुल फ्लेज आ जाएगा तो फिर लग पता जाएगा। साथ ही साथ हम देख रहे हैं कि हमारा जो अनरजिस्टर्ड या डॉक्यूमेंटेड सेक्टर है, जिसमें ट्रेडर्स आते हैं, जिसमें फर्म्स है, जिसमें एसओपीज, जिसमें आपके एओपीज हैं, जिसमें पार्टनरशिप्स हैं, जिसमें सोल पार्टनरशिप बिजनेस है, वो भी हुकूमत की कोशिश है कि उनको डॉक्यूमेंटेशन की तरफ लेकर आए। अच्छी बात है, बिल्कुल अच्छी बात है कि आपको डॉक्यूमेंटेशन की तरफ आना है, लेकिन एट द कॉस्ट ऑफ व्हाट? क्या इस वक्त मुल्क की मईशत जिस तेजी से बढ़ना चाह रही है कॉर्पोरेट सेक्टर, उसकी कीमत पर? यकीनन नहीं। यही सवाल लेकर हम पहुंचे हैं इस्लामाबाद चेंबर ऑफ कॉमर्स, जहां इस वक्त पूरा पैनल हमारे साथ मौजूद है। तारुफ कराऊंगा सबसे पहले मोहम्मद शकील मुनीर साहब, आप प्रेसिडेंट हैं इस्लामाबाद चेंबर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री के। बहुत शुक्रिया सर आपके वक्त का। मोहम्मद अकरम फरीद साहब भी इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं, आप ग्रुप चेयरमैन हैं इस्लामाबाद चेंबर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री के, फॉर्मर प्रेसिडेंट इस्लामाबाद चेंबर ऑफ कॉमर्स के ट्वाइस आप रहे हैं, और फॉर्मर वाइस प्रेसिडेंट फेडरेशन ऑफ पाकिस्तान चेंबर ऑफ कॉमर्स के भी रहे। और मैं यकीनी तौर से कहूंगा कि मुल्क की मईशत आज जिस इश्यूज और प्रॉब्लम में है सर, उनमें आप लोगों की भी जिम्मेदारी आयद होती है, क्योंकि मैं इसके ऊपर जरूर आपसे बात करना चाहूंगा। फिर मियां मोहम्मद रमजान साहब, अब टैक्सेशन एक्सपर्ट हैं, मेंबर हैं इस्लामाबाद चेंबर ऑफ कॉमर्स के, आपको भी बहुत शुक्रिया। शकील साहब, सबसे पहले आपकी तरफ जो मोनोलॉग में मैंने कहा, और इसके ऊपर आज न्यूज बिजनेस रिकॉर्डर जो है मुसलसल प्रोग्राम्स भी कर रहे हैं, एडिटोरियल्स भी लिख रहे हैं, खबरें भी लिख रहे हैं। पर्टिनेंट, जब आप चेक की पेमेंट के थ्रू अपनी एडजस्टमेंट जो है 2.5 लाख से ऊपर की बंद कर देंगे, और माइंडेड के चेक्स हैं, फाइनेंशियल इंक्लूजन का जरिया है, इससे पहले हमेशा हुकूमत कहती रही, और ये वक्त की भी जरूरत थी कि बैंकिंग इंस्ट्रूमेंट्स को लेकर आया जाए अब डिजिटाइज मोड के ऊपर, जिसके बारे में अभी बहुत सारे इबहाम हैं। तो आपके पास लोग अप्रोच कर रहे हैं, लोग आ रहे हैं, बता रहे हैं, कंपनीज आपको बता रही है कि प्रॉब्लम आ सकता है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले तो मैं ईमान साहब आपका शुक्रिया अदा करूंगा कि आप इस्लामाबाद चैम्बर तशरीफ लाए। बिल्कुल ऐसा ही है। अभी तक चूंकि इसके ऊपर इम्प्लीमेंट शुरू नहीं हुआ, अभी नवंबर में इसके ऊपर इम्प्लीमेंट आएगा, तो अभी 40 डेज का ग्रेस पीरियड है। तो इसमें अभी जो है लोगों के जो खदशात थे, लोग उसके ऊपर अभी बात कर रहे हैं, और गवर्नमेंट को चाहिए कि अभी कुछ रिलीफ दे, कुछ मतलब उसमें कंज्यूमर को रिलीफ दे, डॉक्यूमेंटेशन पहले प्रॉपरली हो जाए, उसके बाद फर्दर आगे चला जाए। अभी तो आगे कैसे चलेंगे? क्योंकि हम देखें डॉक्यूमेंटेशन बिल्कुल होनी चाहिए, पाकिस्तान की नीड ऑफ दी आर है, लेकिन जब कभी आप इकोनॉमी को डॉक्यूमेंट करने की तरफ से आते हैं तो बहुत पॉलिटिकल प्रेशर आता है। वही सेगमेंट जो इलेक्शन से पहले हुकूमत के लिए उनका पॉलिटिकल कैपिटल होता है, बाद में वो जो है उसके ऊपर आगे चल जाते हैं या पॉलिटिकली कॉम्प्रोमाइज कर जाते हैं। हम खुद नहीं सस्टेन कर पाते ना। बिल्कुल ये चीज है। अभी इसमें अब देखें बेसिकली जो गवर्नमेंट का, एक तो देखें आप ये थर्ड अमेंडमेंट आई है बजट, और इस फाइनेंशियल ईयर में ये फर्स्ट है। जब एक बजट आ जाता है तो बजट को कम से कम इनको लेके उसको 1 साल तक उसको तो चलना चाहिए, उसको उसके मुताबिक, ताकि उसको उसकी पॉलिसीज को क्लियर। अभी इसी में अभी वो होता है, बजट आने के बाद मिनी बजट आना शुरू हो जाता है, और ये अमेंडमेंट अभी आ गई, तो इसमें अभी लोगों को तो अभी क्लियर भी नहीं हुई काफी सारी चीजें कि इसके आगे क्या आएंगे। प्रॉब्लम ये है कि एक तो बजट, फिर बजट के 2 महीने 2.5 महीने के अंदर ये ऑर्डिनेंस, एक्ट की जगह आप ऑर्डिनेंस के तहत लेकर आ रहे हैं। पार्लियामानी निजाम क्या मौजूद है, बट अनफॉर्चुनेटली हर चीज हम देखते हैं कि वो ऑर्डिनेंस के थ्रू आ रही है, और ये फाइनेंशियल मैटर जिनके ऊपर ग्रेट डिबेट होनी चाहिए, अक्रॉस द बोर्ड स्टेक होल्डर से मुशावरत होनी चाहिए, वो चीज पाकिस्तान में लैप्स है। ये ऑर्डिनेंस की सियासत जो है, स्पेशली हम मईशत के हवाले से अगर देखें कितनी नुकसान है। अल्लाह अल्लाह करके हमने एसआरओ से जान छुड़ाई, एफबीआर के एसआरओ से जान छुड़ाई थी, अब ये ऑर्डिनेंस हमारी जान को लग गई। थैंक यू सर, और शुक्रिया आप हमारे चैम्बर तशरीफ लाए। देखिए जी, ये फॉर्मल इनफॉर्मल
جو سیکٹر ہے ڈاکومنٹڈ اور نان ڈاکومنٹڈ، اس پہ آپ نے دیکھنا یہ ہے کہ کہاں سے بات شروع ہو. میرے خیال میں جہاں سے شروع ہونی چاہیے تھی وہاں سے نہیں ہو رہی، اور جو فارمل سیکٹر ہے اس کو اس پہ پہلے لایا جا رہا ہے تاکہ جو ان کی مینوفیکچرنگ ہے یا ان کا جو سسٹم ہے وہ آگے دیکھا جائے کہ یہ جو پروڈکشن ہے وہ کہاں جا رہی ہے اور اس کی ٹریل جو ہے وہ تاجر تک پہنچے. میرے خیال میں دیکھیں اس پہ غور کرنا چاہیے حکومت کو کہ ایک آلریڈی سیکٹر جو ہے بڑا ٹھیک چل رہا ہے، اس کو ڈاکومنٹڈ کرنے میں بھی ٹائم لگا، اور اب اس وقت آپ دیکھیں جو فارمر سیکٹر ہے میرے خیال میں وہ 90 سے 100% اپنا کام کر رہا ہے. اس کا سسٹم جو ہے بینکنگ سسٹم دیکھ لیں آپ، اس کا پوری ایل سیز کا، کریڈٹ کا، پورٹس کا، مینوفیکچرنگ کا جتنا بھی سسٹم ہے کوئی بھی لے لے آدمی، کوئی سیکٹر لے لے، چاہے وہ گھی کا لے لے چاہے وہ اسٹیل کا لے لے، تو وی آر ویری مچ وہ اس پہ آتے ہیں کہ ہم 100% ٹھیک ہے. پورٹ پہ چیزیں لگ جاتی ہیں، ہم نے خود کروائی تاکہ یہ جو کسی جگہ نارملی ہے بھی تو وہ ختم ہو، سب کے لیے ایک چیز ہو. اب یہ دیکھنا یہ ہے کہ ہم نے سائز کو براڈن کرنا تھا. کوشش یہ تھی کہ انکم ٹیکس جو نہیں دے رہا، جو نان فائلر ہے، اس کو کسی نہ کسی طریقے سے ہم اس کو فائلر بنائیں. ڈسکریمنیشن. سر میں آپ کی طرف آؤں گا رمضان صاحب. فائلر اور نان فائلر مطلب آپ نے تو ایک آپشن دے دی نا، بجائے اس کے کہ آپ آئیں کہ آپ پروموٹ کریں، آپ فیسیلیٹیٹ کریں، انسینٹیوائز کریں آپ فائلرز کو کہ نان فائلرز جو ہیں وہ بھی فائلرز بن جائیں. جب آپ خود ایک ڈسکریمنیشن سیٹ کر دیتے ہیں اور پھر آپ ان سے زیادہ پیسے لے کے اپنا ریونیو جنریٹ کرتے ہیں نان فائلر سے، تو یہ تو پھر سوٹ کرتا ہے ہمارے سسٹم کو، نان فائلر پھر سوٹ کرتا ہے ہمارے سسٹم کو. جی آپ تھینک یو ویری مچ. آپ صحیح کہہ رہے ہیں کہ حکومت ہماری اسٹرکٹنیس کے ذریعے وہ ٹیکس نیٹ کو بڑھانا چاہ رہی ہے، ڈرا کے بڑھانا چاہ رہی ہے. وہ کہتے ہیں پالیسی ہونی چاہیے، کیرٹ اینڈ اسٹک دونوں ہونی چاہیے کہ جو آلریڈی فائلر ہیں یا آلریڈی ٹیکس دے رہے ہیں ان کی طرف دیکھ کے لوگ جو ہیں باقی بھی، ہم لوگ کی ایک سوشل ریسپانسبلٹی ہے بینگ سٹیزن آف پاکستان کے، جو بھی اس میں لائبل ٹو رجسٹر ہے اور جس کو ٹیکس فائل کرنا چاہیے یا ٹیکس دینا چاہیے وہ سارے نہیں دے رہے. ویسے انڈائریکٹ صورت میں تو سارے ہی دے رہے ہیں، پورا پاکستان ہی دے رہا ہے. جی ایس ٹی 17% جی ایس ٹی کون دیتا ہے اس خطے میں یار؟ 17% جی ایس ٹی. انڈائریکٹ ٹیکسیشن تو اوور آل ہر بندہ دے رہا ہے، غریب سے غریب بندہ بھی دے رہا ہے. لیکن ڈائریکٹ ٹیکسیشن کی جس میں ڈکلیریشن ہر کوئی کرتا ہے، کوئی ٹیکس بہت کم لوگ دے رہے ہیں. اراؤنڈ لاسٹ ایئر بھی 2.8 ملین تھے، ابھی 2.5 ملین تک ٹیکس ریٹرن فائل ہوئی ہے، تو 3 ملین تک ہو جائیں گی میکسیمم ابھی جنہوں نے ایکسٹینشن دی ہیں یا باقی بھی ہے. تو اس میں پوائنٹ یہ ہے، جیسے آپ نے فائلر نان فائلر کی بات کی یا ایکٹیو ٹیکس پیئر کی بات کی، تو گورنمنٹ جو ہے یہ ریسنٹ بجٹ جو آیا تھا 2021-22 کا، اس میں بھی ایک پالیسی یہی رہی ہے کہ ہم باٹم اپ اپروچ سے تمام لوگوں تک پہنچے، ٹیکس سسٹم کو اوور آل بہت سارے لوگوں کو ہم ٹیکس کے شکنجے میں لائیں، اور جو ٹیکس کی ایویژن ہے اوپر دوسرے جیسے ریٹیلرز کو لانا چاہ رہے ہیں. ریٹیلر فوکس ہمارا ابھی ٹیکس سسٹم ہو گیا زیادہ تر، اور ریٹیلر سے ہم پہنچنا چاہ رہے ہیں ہول سیلر دین ڈسٹریبیوٹر دین مینوفیکچرر تک. تو اچھی بات ہے، اس طریقے سے ہونا چاہیے، لیکن ہمارا کیرٹ اینڈ اسٹک پالیسی نہیں ہے. آلریڈی آئیڈیلی اگر آپ دیکھیں تو آپ کا جو چین ہے وہی انکمپلیٹ، یا تو آپ ویٹ موڈ کے اندر ہوتے ہیں، ٹھیک ہے، چاہے آپ کے مینوفیکچرنگ اور امپورٹر کے بعد ہول سیلر، ریٹیلر اور پھر کنزیومر. یہ اگر سسٹم، یہ چین ہی آپ کی کمپلیٹ نہیں ہے، یہ چین کمپلیٹ نہیں ہے تو پھر پرابلم تو آئیں گے اس کو. سر اس میں دیکھیں آپ کا سیکشن 73 ہے، وہ آلریڈی لاگو ہے، اور اس میں آپ اپنا پے آرڈرز اور تھرو چیک، تھرو اکاؤنٹ چیک، ٹرانسفر ٹو ٹرانسفر فرم یہ کر سکتے ہیں. آلریڈی ایک چیز بنی ہوئی ہے، اس پہ امپلیمنٹ ہو رہا ہے. لیکن یہ ایک نیا آرڈیننس جاری کر دینا میرے خیال میں یہ بالکل ایک بالکل سوچنے والی بات ہے کہ یہ مائی انڈرسٹینڈنگ وہ یہ ہے کہ ان کا دیکھیں مسئلہ ان کا کمپنیز کے ساتھ نہیں ہے، ان کا مسئلہ فرمز کے ساتھ ہے، جس میں آپ کے اے او پیز ہے، سول پروپرائٹر ہے، آپ کی پارٹنرشپ ہے.
एक कंपनी बड़ी कंपनी अपने काउंटर पार्ट को या अपने वेंडर को जब भी पेमेंट करेगी तो वो कह रहे डिजिटल पेमेंट हो, तो उसमें उसका अकाउंट भी आ जाएगा। देन एफबीआई टैली करेगा कि जनाब ये इसका अकाउंट हमारे पास है या नहीं है, कहीं ये इनका कंसीडर्ड अकाउंट तो नहीं है। तो ये प्रॉब्लम सर, इसको आपने और बढ़ा दिया। आप अपने मुल्क का सिस्टम देखें पहले। अगर आपने ऑनलाइन ही सारे काम करने हैं, इट मीन्स के आपका, मेरे हिसाब से साइबर क्राइम का भी इसमें आ जाएगा झगड़ा, क्योंकि आपने सब चीजें जब ऑनलाइन कर दी तो इट मीन्स के जो ट्रांजैक्शन है वो अब जो एमडी होगा या सीईओ होगा वही करेगा ना जी। यू कैन नॉट गिव योर ऑल कोड नंबर्स टू योर एम्प्लॉइज टू ट्रांसफर एनी मनी और टेकिंग एनी मनी। ये तो एक बहुत बड़ा मसला है सर, ये मुझे समझ नहीं आया कि गवर्नमेंट ने, एक तो साइबर क्राइम, दूसरा आपकी डिपेंडेंसी नेट के ऊपर। 15 दिन पहले क्या हुआ, वो तो एसडीआर की अपनी वेबसाइट जो है डाउन हो गई थी। डाउन कहाँ होती है, कोई थी। और ऐसे हादसात हो सकते हैं कि हमारे अपना फर्म से भी ये रकम कहीं और जा सकती है। हाउ कैन वी लोकेट दैट थिंग? देखें, एक चेक सिस्टम है, पैरेलल चलना चाहिए, बिल्कुल पैरेलल चलना चाहिए। इसको एक स्मूथली एक ट्रांजिशन पीरियड में इसको पैरेलल चलाएं। आप ये चेक को भी आप एक्सेप्ट करें जो कि आपका बैंकिंग इंस्ट्रूमेंट है, जो कि फाइनेंशियल इंक्लूजन की तरफ लेकर आता है, और फिर आप डिजिटाइजेशन के ऊपर आए। अच्छा, एक चीज जो हम यहाँ पे मिस आउट कर रहे हैं वो जो सबसे अहम है, मिसाल के तौर पे पाकिस्तान का जो पूरा बिजनेस एटमॉस्फेयर है वो क्रेडिट के ऊपर चलता है, ठीक है सर। आप चेक्स जो आप चेक दे देते हैं एंड यू गेट द माल, द रॉ मटेरियल व्हिच इज बैक्ड बाय आपके पॉजिटिव चेक्स, और अगर चेक बाउंस हुआ तो वो क्रिमिनल ऑफेंस है ना। मुझे ये बताइए कि अगर आप चेक रोक देते हैं, आप डिजिटल पेमेंट के ऊपर जाते हैं, तो लिक्विडिटी क्रंच होगा कि नहीं होगा? कितने लोगों को आप कैश देंगे? आप कैश नहीं दे सकते। सारे एक सर्कल बना हुआ है, इवन इन टेक्सटाइल, इवन इन स्टील, इन फ्लोर, इवन मार्बल और एनी इंडस्ट्री यू टॉक अबाउट दैट। ये सिस्टम एक बना हुआ है जिसमें कि एक इंसान जो है वो 20 डेज का या 30 डेज का क्रेडिट एक दूसरे से ले सकते हैं। सो दैट इज ओनली बिकॉज ऑफ चेक्स। तो वो एक अमानत होती है, और एक श्योरिटी होती है कि विद इन दीज डेज यू विल हैव द कैश डन। ना हो जैसे आपने फरमाया कि वो तो केस हो जाता है कोर्ट में आज। जी, अब सवाल मेरा शकील साहब आपसे यही होगा कि इसके ऊपर चेंबर क्या कर रहा है, क्योंकि ये वजह इसके कि अभी हम अल्लाह अल्लाह करके निकले, कोविड से निकले, थोड़ी हमारी इकोनॉमी जो स्टेबलाइज होने की तरफ जा रही है, और ये इतना बड़ा, क्योंकि क्रेडिट का माहौल जब आप खत्म कर देंगे तो आप कंपनी चलाएंगे कैसे? ये सवाल होगा। प्रेसिडेंट इस्लामाबाद चेंबर ऑफ कॉमर्स इंडस्ट्री से एक छोटे से ब्रेक के बाद दोबारा नहीं। वेलकम बैक। जी शकील साहब, इतना बड़ा मसला होने को आ रहा है। वेयर इज कराची चेंबर ऑफ कॉमर्स, वेयर इज लाहौर चेंबर ऑफ कॉमर्स, इस्लामाबाद चेंबर ऑफ कॉमर्स, फेडरेशन ऑफ पाकिस्तान चेंबर ऑफ कॉमर्स? यू पीपल आर, दीज ऑर्गेनाइजेशंस आर मेड फॉर दिस। बिल्कुल, वो तो हम रिस्पॉन्सिबल हैं इस चीज के, और हमें इसके ऊपर एक अपना क्लियर जो है वो अलामिया हम इंशाल्लाह जारी भी करेंगे कि इसके ऊपर अवेयरनेस के हवाले से, अवेयरनेस तो हो, ये सारा बर्डन आप ही के ऊपर आना है फिर। बिल्कुल उसमें आना है। देखिए, दूसरी बात ये है इमरान साहब के जो सबसे बड़ी बात है, गवर्नमेंट हॉरिजॉन्टल नेटवर्क, टैक्स नेटवर्क में जाने के बजाय वर्टिकल पे जा रही है कि लोगों पे जो टैक्स दे रहा है उसी के ऊपर बोझ डाला जा रहा है मजीद, और उसी को ही वो फोर्स किया जा रहा है, डराया धमकाया जा रहा है कि जी आपके ऊपर ये पेनल्टी आ जाएगी, ये पेनल्टी आ जाएगी। उसके अगर उसको वो फोकस करें कि हॉरिजॉन्टल नेटवर्क में जाए और लोगों को ज्यादा से ज्यादा लोगों को टैक्स नेट में लाएं, और उससे मेरे ख्याल से काफी हद तक इसमें बेहतरी भी आएगी, लोगों को कुछ अवेयरनेस भी मिलेगी इसके लिहाज से। ठीक, तो अब तक की हमारी जो पॉलिसीज हैं एफबीआर के हवाले से, टैक्सेशन के हवाले से, वो रादर कि आप अपने टैक्स बेस को बड़ा कीजिए, वो रेवेन्यू बेस्ड हमारी पॉलिसीज होती है, ऐसे ही ऐसा है जी। लेकिन मैं एक चीज रान भाई बताना चाह रहा हूँ, जो फॉर्मल टैक्स पेयर है या कंपनीज हैं, वो ऑलरेडी मैं समझता हूँ जाती तौर पे वी आर द कलेक्टिंग एजेंसीज, नॉट एफपीआर। हम सेल टैक्स इकट्ठा करके 15 तारीख को देते हैं, हम दे रहे हैं,
ہم گیس کا بل 19 کو دیتے ہیں, ہم اپنا بجلی کا بل رائٹ ٹائم پہ دیتے ہیں. جو انڈسٹری ہے آپ دیکھیں کہ ان کے اپنے معاملات جو اتنے بگڑے ہوئے ہیں حکومت کے, ان کو تو ٹھیک کرنا ہے نا سر. لیکن ہمیں اب ایک اور چیز کی کلیکشن کرنی چاہیے. یہ جو ہم کر رہے ہیں, ایف پی آر کیا کر رہا ہے کہ آپ کے اکاؤنٹ سے کسی وقت بھی پیسے نکال سکتا ہے, گیونگ اے لٹل نوٹس, اور وہ بھی کئی بار نوٹس نہیں دیتا. تو اٹیچمنٹ اور وہ اپنے جو ڈیوز ہیں وہ آپ سے لے لے گا. تو یہ اس قسم کی بات کر دی. ایف پی آر نے کئی بار کہا کہ یہ ایسا نہیں ہوگا. شبر زیدی صاحب نے کہا یہ چیز کروائی تھی کہ بینک اٹیچمنٹ جو ہے وہ اس طرح سے نہیں ہونی چاہیے, پرائر انفارمیشن ہونی چاہیے, اس کو ختم کیا. ایک طرف تو خان صاحب بات کرتے ہیں ایز آف ڈوئنگ بزنس کی کہ پاکستان اس میں اچھا پرفارم کر رہے ہیں. ونس اگین میں یہ کہوں گا کہ ایز آف ڈوئنگ بزنس انڈیکس جو ہے اس میں پاکستان کی صرف 2 شہر شامل ہیں, کراچی شامل ہے اور لاہور شامل ہے. اگر آپ یہ کہتے ہیں کہ ایز آف ڈوئنگ بزنس انڈیکس میں اچھا کیا تو کراچی نے اگر اچھا کیا تو سندھ گورنمنٹ کو اس کا شیئر دیجیے, اس کو اپریشیٹ کیجیے. پنجاب نے اچھا کیا تو نون لیگ کی حکومت, کیونکہ ایک پچھلے 3 4 5 سال سے چل رہا تھا, یہ ایسے یہاں پہ ہمیں نہیں مل گیا. تو ایز آف ڈوئنگ بزنس انڈیکس کی بھی پوزیشن اور ساتھ میں ہم جب اس طرح کی چیزیں کر رہے ہیں کہاں جائے گی سر؟ بزنس چلے گا. میں ذرا بالکل آپ صحیح کہہ رہے ہیں کہ جیسے ٹیکس میں بیسیکلی ٹیکس جو ہے وہ میجر امپیکٹ کرتا ہے کسی بھی بزنس کو. ایک تو اس میں کنسسٹنسی ان دا پالیسیز اور اتنی زیادہ فریکوینٹ چینجز نہیں آنی چاہیے جتنے ہمارے پاکستان میں آتی ہیں, اور اسپیشلی لاسٹ 2 ایئرس سے تو یہ ایسے ہی ہو رہا ہے کہ پچھلے بجٹ کے بعد 3 آرڈیننسز آئے اور اس بجٹ کے ود ان 2 months یہ آرڈیننس آیا. آلریڈی ٹیکس لا ہمارا کوئی اتنا کمزور نہیں ہے یا اتنی زیادہ اس میں شکیں کمزور نہیں ہے کہ لوگوں کو ٹیکس نیٹ میں نہ لایا جا سکے یا گورنمنٹ ٹیکس کلیکٹ نہ کر سکے. ایون جب بجٹ بھی آیا ہے تو بجٹ میں بھی بہت ساری امینڈمنٹس ٹیکس لا میں کی گئی, اور اسی لیے ہمارا جو ٹیکس ٹارگیٹ ہے پچھلے سال کی نسبت 24% ہائر ہے. جو ریوائز ایسٹیمیٹ سے اس سے 24% 5.8 ٹریلین اس سال میں 2021 اور 22 میں گورنمنٹ کلیکٹ کرنے جا رہی ہے, یہ ٹارگیٹ تھا. اور اس میں ساری میجرز تو لی جا چکی تھی, ان کی امپلیمنٹیشن کی بات تھی نا. تو یہ لوگوں کو جسٹ ایک ہراسمنٹ اور ایک ویگ سی پوزیشن کریٹ کرنے والی بات ہے. آلدو کہ لا میں آلریڈی بہت ساری چیزیں ہیں جن کی امپلیمنٹیشن ہے, پلس فیسیلیٹیشن کی جیسے ہم بات کرتے ہیں کہ لوگ ڈر کے ٹیکس نہیں, ڈرا کے ٹیکس گورنمنٹ نہیں لے سکتی, اس میں پھر ریٹیلیشن آئے گی جس کی وجہ سے دنیا میں کہیں پہ بھی فی سبیل اللہ کوئی بھی ٹیکس پے نہیں کرتا. ٹیکس ہمیشہ ڈنڈے کے زور پہ وصول کیا جاتا ہے. یہ ہمارا کلچر بیسیکلی پاکستان کے کلچر کی بات ہے نا. ہماری ڈاکومنٹیشن آف دی اکانومی کے بہت زیادہ ویک ہیں. ہم لوگ اتنے پڑھے لکھے بھی نہیں ہیں, کاروباری اسپیشلی جو چھوٹے کاروباری ہیں وہ اتنے پڑھے لکھے بھی نہیں ہیں جن کو ابھی ٹیکس نیٹ میں لانا چاہ رہے ہیں. تو سب سے پہلے ایجوکیشن اینڈ اویئرنیس بھی تو اویئرنیس جو ہے وہ ضروری ہے. شکیل صاحب اس سلسلے میں کیونکہ دیکھیں 2 چیزیں ہیں. میں یہ سمجھتا ہوں پرسنلی کہ پاکستان کا سب سے بڑا مسئلہ غربت نہیں ہے, ہماری معیشت کا سب سے بڑا مسئلہ جو ہے وہ معیشت کی غیر دستاویزی ہے. انڈاکومنٹڈ اکانومی جو ہماری وہ بہت بڑی ہے. اب حکومت کی کوشش اس کو سراہتے ہیں کہ جناب اکانومی کو ڈاکیومنٹیشن کی طرف جائیں, بٹ وہ جو ٹوورڈز تھرو ڈیجیٹائزیشن آف اکانومی سے آپ ڈاکیومنٹیشن کی طرف جا رہے ہیں, بٹ وی پرسنلی تھنک کہ یہ پرابلم کرے گا, ڈیفینیٹلی پرابلم کرے گا. اس میں دیکھیں جیسے ہم نے ابھی کریڈٹ کی بات کی ہے, اس میں بزنسز جتنے بھی ہیں, اب جتنا کوئی بھی بڑے سے بڑا بزنس دے لیں یا چھوٹے سے چھوٹا لے لیں, ہر بزنس میں کریڈٹ کی ایک ریشو ہوتی ہے, کریڈٹ پہ لوگ چلتے ہیں, اسی کے ساتھ ایک سسٹم بنا ہوتا ہے. جب وہ رک جائے گا تو آپ دیکھیں کہ اس کے ساتھ جو ہے ایک دم سے لوگوں کے لیے پریشانی آئے گی, اور لوگ اس میں اچھا خاصا ان کے لیے مشکلات پیدا ہو جائیں گی. اور بزنسز آپ دیکھیں کووڈ کی وجہ سے ویسے ہی پچھلے 2-2.5 سال سے کاروباری طور پہ تو ہر بندہ ڈسٹرب ہوا ہے. تو اس وقت تو چاہیے یہ تھا کہ تھوڑا فیسیلیٹیٹ کیا جاتا, کچھ نہ کچھ اس میں ڈیفینیٹلی. لیکن ٹیکس تو ہر بندہ ٹیکس دینا چاہ رہا ہے, کوئی بھی بزنس مین کوئی بھی ہے وہ کسی بھی کیٹیگری کا ہے وہ ٹیکس دینا چاہتا ہے جو بھی. لیکن پرابلم یہ ہے کہ اس کو ایزی کیا جائے, کہ لوگوں کے لیے آسانی پیدا کی جائے, نہ کہ ماحول پیدا کیا جائے. سر اب جب کنڈیشن ماحول اور پالیسیز کی بات کرتے ہیں تو ایک کاروباری فرد, ایک بزنس کیا چیزیں دیکھتا ہے؟ 2 چیزیں دیکھتا ہے, پالیسی ریٹ اور
एक्सचेंज रेट 172 रुपए का डॉलर, पॉलिसी रेट आप इस वक्त 7-7.5% के ऊपर होती है, इंटरबैंक है, फिर आप कैबोर प्लस में जाते हैं और जब कमर्शियल लोन लेने जाते हैं, मुमकिन है इन हालात में पाकिस्तान में कारोबार जारी रखना? 6 माह से पहले तो महसूस हो रहा था कि गवर्नमेंट जो है वो आप अपना ग्राफ को उठाएगी। 3 साल वैसे हो गए थे और कुछ पॉलिसीज ऐसी आई कि जिसमें महसूस हुआ कि ये आगे काम चलेगा। जिस तरह 200-300 अरब रुपए का कार्य आप मशीनरी एंड प्लांट्स मंगवा सकते हैं, नो डाउट के एलसीज खुली, टेक्सटाइल इंडस्ट्री लग रही है, स्टील इंडस्ट्री लग रही है, कंस्ट्रक्शन को छूट दे दी, रियल एस्टेट बड़ा, 42 इंडस्ट्रीज जो हैं उसके साथ अलाइड इंडस्ट्री है वो चली। तो लग ये रहा था कि गवर्नमेंट जो है अब जिम्मेदारी से समझ रही है और चीज जो है वो राइट पाथ पे चल रही है, और अगर बिजनेस होगा तो टैक्स भी बढ़ेगा। ये चीज होनी चाहिए ज़हन में गवर्नमेंट के कि जब बिजनेस चलेगा, जैसा एग्रीकल्चर है, अब अगर एग्रीकल्चर में टैक्सेस का मामला आज भी हल नहीं हो सका तो उसको भी आगे आना। जी, वो कैसे होगा इस पे डिजिटल एग्रीकल्चर में? मुझे आप बताएं। आप जब बात करते हैं, देखिए अनफॉर्चुनेटली हमारे पार्लियामेंट के अंदर कितने ऐसे लोग बैठे हैं जो उसकी राह में सबसे बड़ी रुकावट, 100%, ठीक है, जनाब एग्रीकल्चर के ऊपर टैक्स है, आप ईल्ड के ऊपर क्यों नहीं ले रहे हैं, आप तो लैंड के ऊपर ले रहे हैं, ठीक। तो ये सारी चीजें राइट फ्रॉम द बिगिनिंग हमें सही करने की जरूरत है। जब हम करने आते हैं तो उसके ऊपर जो है वो पॉलिटिकली बड़ा कॉम्प्रोमाइज इन्फ्लुएंस हो जाता है। साथ ही साथ जो IMF का लोन हमें ले लिया, उसकी वजह से मैं समझता हूं, मेरी जाती एक राय है कि शायद गवर्नमेंट के एक अपने मंसूबे जो चल रहे थे फॉर नेक्स्ट 2 years वो IMF ने रोके, क्योंकि उन्होंने डिक्टेट आपको कराना है, जैसे पेट्रोल चीजें, कमोडिटी की चीजें बड़ी हैं, सब कुछ बड़ा, लेकिन नो चॉइस, नॉट एट ऑल, बिकॉज हमने पैसा देना है। सो वो उनकी शर्तों पे पहले माने हुए हैं आप, एंड यू हैव टू डू दोज थिंग्स। जब वो करेंगे तो हर चीज महंगी होगी, और साथ ही साथ जो रॉ मटेरियल हमारे आ रहे हैं, ये एक बात आपको मैं बताऊं कि जो रॉ मटेरियल्स आ रहे हैं फॉर दी इंडस्ट्री फ्रॉम आउटसाइड, उसका तो इंपोर्ट बिल बहुत बढ़ गया है। एक स्क्रैप जो $300 का आ रहा था वो 540 का है। पाम बताया गया कि हमने अपना ट्रेड डेफिसिट, करंट अकाउंट खसारा जो है वो खत्म कर लिया है, कम कर लिया है। एट व्हाट कॉस्ट ये नहीं बताया गया। कारोबार खत्म करके, जाहिर की डिमांड नहीं थी, अब जब डिमांड खुली, मुल्क में कारखाने चलना शुरू हुए, तो हम तो अपना रॉ मटेरियल इंपोर्ट करके और फर्निश्ड गुड जो एक्सपोर्ट करते हैं, तो आ गया ना, हमारा ट्रेड डेफिसिट तो बढ़ गया। अब करती है। और एनर्जी को देखें, आप लगे हुए हैं फर्नेस ऑयल पे, आप लगे हुए हैं कोल पे, आप लगे हुए RLNG पे, आपके सौदे जो ठीक नहीं हुए। ये राइट टाइम विद राइट डिसीजन जो नहीं हो रहा। सर, आज की मीटिंग का सबसे बड़ा ये बात है राइट मैन, ये नहीं हुआ। हुकूमत कई चीजें कर जाती है लेकिन डिले करती है, जब डिले करती है तो उस वक्त तक वो काम खराब हो गया होता है। मैंने ये देखा। मैं एक सवाल, क्योंकि इससे पहले हम बहुत इसके ऊपर बात कर चुके हैं। आज अगर प्रॉब्लम है ना, हमारा सबसे बड़ा अगर प्रॉब्लम है तो वो डॉलर है। डॉलर 72 रुपए का डॉलर इस वक्त, और ऑयल प्राइसेस $85 पर बैरल। ये दो चीजें हमने क्या तीर मारा जब ऑयल प्राइसेस $23 पर बैरल थी पिछले एक कुछ साल पहले। उस वक्त फ्यूचर्स के सौदे में ये हो रहा था कि जनाब आप फ्यूचर्स के सौदे भी करें और डॉलर भी लेकर जाएं, इस तरह की भी इंटरप्रिटेशन थी। वो एक मौका था जब बिजनेस रिकॉर्डिंग में भी इसके ऊपर बहुत बात हुई, और मैंने खुद अपने प्रोग्राम्स में इसके ऊपर बात की। लोगों से पूछा कि यार आप इस वक्त, ठीक है पाकिस्तान $23 पर बैरल पे अपने स्ट्रेटेजिक रिजर्व नहीं बना सकता, हमारे पास वो कैपेसिटी नहीं है, लेकिन आप इंटरनेशनल कमोडिटी मार्केट में जाते, आपके पास अपना एक वो था कमोडिटी एक्सचेंज है, आप वहां जा सकते थे। फैसला साजी क्यों नहीं हो सकती? रमजान साहब से इसमें मेरा पॉइंट ऑफ व्यू ये है कि डॉलर जो है ना, करेंसी एक कमोडिटी बन चुकी है। इसका कंट्रोल ओपन मार्केट के हाथ में देने से करेंसी एक कमोडिटी बन चुकी है जिसकी ट्रेड में लोग इन्वेस्ट करते हैं और उससे कमाते हैं। तो मे भी इस वजह से इसको ओपन नहीं होना चाहिए। कम से कम 6 महीने साल के लिए डॉलर की प्राइसेस फिक्स होनी चाहिए। आप हमारे अरब कंट्रीज हैं, कुछ UAE है, सऊदी अरेबिया है, वहां पे देखें कि
इतने सालों से मैं देख रहा हूँ, 10-15 सालों से मेरा वहाँ पे बहुत आना जाना है। 3.67 पे 3.6 आपकी बात से पहले मैंने कह दिया 3.67। उनके रिजर्व गोल्ड पे डिपेंडेंसी उनकी डॉलर के ऊपर ओपन मार्केट में छोड़ना नहीं चाहिए, जिसका बहुत ज्यादा नुकसान हो रहा है इन टर्म्स ऑफ के लोगों की इन्वेस्टमेंट करेंसी में हो रही है, जिसकी वजह से इंडस्ट्री ग्रो नहीं कर रही, आप कहीं रियल इन्वेस्टमेंट में जा नहीं रहे। और उसके अलावा जो रॉ मटेरियल प्रोसेस करके जिन्होंने उसको बेचना है, तो जो इम्पोर्टर हैं उनके रॉ मटेरियल इतने महंगे हो जाते हैं, दे कैन नॉट कम्पीट नहीं कर पाते, बांग्लादेश सबसे वो हमसे रॉ मटेरियल लेके और हमसे आगे निकल गया। ब्रेक लूंगा, नजरीन इस्लामाबाद चेंबर ऑफ कॉमर्स इंडस्ट्री में मौजूद है, छोटे से ब्रेक के बाद दोबारा आगे। वेलकम बैक जी अकरम साहब। जैसे मैं पहले कह रहा था सर, आरएनजी जो लेनी थी, अब देखिए पिछले जो सौदे हुए पिछली गवर्नमेंट से वो 6 सेंट्स पे हुए, और उनका असूल क्या है, मैटर क्या, किस तरीके से वो एडजस्ट होता है, क्योंकि जितना क्रूड ऑयल का रेट है उसका 11%। अच्छा ठीक है। इन्होंने आप जो लोग ऑन गवर्नमेंट आए, उन्होंने 33% पे अब एग्रीमेंट किए, तो लुक एट दैट के कितना फर्क आएगा, और अब 12 या 13 पे पड़ेगी। फिर हमने कार्गो जब कहा तो कोई बिट नहीं आई, और बड़ी मुश्किल से हमने अब हमारे साथ इज अ नाइस पर्सन, वो इज ट्राइंग इज लेवल बेस्ट, तो फिर कहा कि 10 कार्गो जो है हमने हासिल कर ली, जाकर पिछले साल 11 हुए थे, तो वो लोड शेडिंग आएगी। अब देखिए कास्ट ऑफ प्रोडक्शन तो बढ़नी है नहीं, ठीक है। देखिए एक पाइपलाइन आपकी बिछ रही है 42 इंच की, अगर वो पाइपलाइन जल्दी आ जाती, इस तरह ताबी है, ईरान के साथ है, हमारे ये मामले जो एनर्जी के हैं सर, ये कास्ट ऑफ डूइंग बिजनेस को मजीद हवाला देते हैं और मजीद बढ़ाते हैं। बट सर माय सिंपल क्वेश्चन कि जब $23 पर बैरल पे ऑयल प्राइसेस थी, तो गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान को इनिशिएट करना चाहिए था, आप इंटरनेशनल मार्केट में हेज कर देते। लोग हेजिंग करते हैं, हेजिंग टूल है और ये किया जाता है, तो आपको भी करना चाहिए था, नहीं किया, लेकिन नहीं किया, वो फ्लाइट हमने मिस की। नाउ अब मुझे ये बताइए शकील साहब कि कॉस्ट ऑफ डूइंग बिजनेस जब आपकी बढ़ गई है, बांग्लादेश की हमने बात की, वहां पे कितना इंसेंटिवाइज किया जा रहा है उसको, आप डिस्पाइट द फैक्ट यू आर एंजॉयिंग आपका जो कौन सा एक स्टेटस है, जीएसपी प्लस स्टेटस, क्या कर लिया आपने? टेक्सटाइल आपकी कहां से कहां ग्रो, क्या कर लिया? रॉ मटेरियल आप रॉ कॉटन आप एक्सपोर्ट करके और आप एक्सपोर्ट प्रोसीड में डालते हैं, इस तरह चलेगा कारोबार? नहीं चल सकता बिल्कुल। इसमें देखें, मतलब अगर गवर्नमेंट अपनी पॉलिसीज को बेहतर नहीं करेगी तो इसमें हम अब एक्सपोर्ट्स में भी हम कैसे जा सकते हैं? लोग कहां से आएंगे गवर्नमेंट के पास? वो लोग कहां से आएंगे? मैं तो कहता हूं इन्हीं चेंबर से लेकर आए, इन्हीं फेडरेशन से लेकर आए जो आपको एडवाइस करें, बजाय इसके कि आप इम्पोर्ट करते हैं ऐसे लोगों को। बिल्कुल, उसमें हमें कम से कम इन्हें चैम्बर्स को लूप में लेना चाहिए, चैम्बर्स के उसमें फॉर्मर प्रेसिडेंट्स को उसमें लूप में लेना चाहिए। अब जैसे आपने जिक्र किया लाहौर, कराची, इस्लामाबाद, सियालकोट, बड़े चैम्बर्स हैं, आप इनको मतलब उसमें लूप में लें। और आप लोगों ने भी तो हिम्मत हार दी ना, अब आप लोग बजट प्रपोजल वगैरह भी नहीं देते, पहले बहुत सारी चीजें होती थी, उसमें वो जब प्रपोजल तो उन्होंने हमसे वो एक फॉर्मेलिटी होती है ना, तो उसमें तो वो फिर उसकी कोई इम्प्लीमेंटेशन तो कोई नहीं होती, तो उसमें उसी वजह से फिर जो है वो आप देखें कि इस किस्म की सिचुएशन जो है वो क्रिएट होती। What I suggest, what business reporters suggest, our news suggest कि जैसे हम कहते हैं ना शैडो काबीना ऑपोजिशन की, वैसे शैडो बजट्स, और उन बजट्स के ऊपर फिर आप बताइए कि जनाब, जैसे मैं आज ये कह रहा हूं कि $23 पर बैरल पे कहां थी हुकूमत के ऑयल प्राइसेस को हेज कर लेती, तो फेडरेशन की तरफ से भी ऐसी चीजें आनी चाहिए कि जनाब उस वक्त हम ये कह रहे थे और आपने नहीं किया, और ये देखें आज हम खमियाजा भुगत रही है। प्रैक्टिस सर होनी चाहिए। बिल्कुल, और इसमें एक और इजाफा करूं कि ये एक और तलवार जो हमारे ऊपर लटकी हुई है FATF की, जो ही कोई मसला हमारा कुछ ग्रे लिस्ट में हम चाह रहे हैं कि आगे चले और ग्रे से निकले, लेकिन उसके लिए जब भी कोशिश होती है, मेरे ख्याल में ये भी चीज उसी में आएगी। हो सकता है कि ये मामला भी, क्योंकि हुंडी का उन्होंने कहा, ह्यूमन राइट्स का उन्होंने कहा, इसमें देखें IMF, मैं पर्सनली मैं कहता हूं IMF क्या कहता है कि डिसिप्लिन करो अपनी इकोनॉमी को, कबला दुरुस्त करो, ठीक है, वो यही है कि आप हुंडी हवाला खत्म करें, आप डॉक्यूमेंटेशन की तरफ आए। ये तो उसके साइड की चीजें है ना कि जनाब आप बिजली महंगी करें, गैस महंगी करें, अपने रेवेन्यूज को वो करें जस्ट टू कलेक्ट दी, और ये हमारी इनकॉम्पिटेंसी है कि जनाब हम 35% डायरेक्ट टैक्सेस जमा करें, अगेन 35% डायरेक्ट टैक्सेस, 65% इनडायरेक्ट टैक्सेस। जिस मुल्क में कल्चर होगा वहां पे ऐसे कुछ होगा, नया
नया क्या है इसमें? डायरेक्ट में भी कलेक्शन जो है वो इनडायरेक्ट टैक्सेस के थ्रू ही हो रही है, जैसे विद होल्डिंग है, इनकम टैक्स में 80% तक विद होल्डिंग, डायरेक्ट टैक्स में भी वो भी इनडायरेक्ट तरीके से ही हो रही है। और बात वो है कि जो आपने रेवेन्यू टारगेट से भी बताया, बड़े अच्छे किए, आप जरा देखिए उसमें इम्पोर्ट नीड्स कितनी है आपके पास, जो इम्पोर्ट रेवेन्यू वहां से आपके पास कितना कलेक्ट हुआ है, फिर अगर आप बैठ जाएंगे तो पॉलिसी, मैं यही चाह रहा था कि जो मुल्क के चेंबर्स हैं, फेडरेशन है, उसका वो रोल अनफॉर्चुनेटली नहीं देखा जा रहा, उतना वाइब्रेंट रोल जो है वो नहीं देखा जा रहा। वो रिबन कटिंग में और सारी चीजों में तो शकील साहब बहुत ज्यादा चीजें होती हैं, लेकिन पॉलिसी मेकिंग साइड के ऊपर हम ये लैब्स देख रहे हैं और जाहिर है कि हम आपसे शिकवा करेंगे इसके ऊपर। जी बिल्कुल, लेकिन उसमें गवर्नमेंट को भी इसमें चाहिए ना कि गवर्नमेंट उसमें हमें लूप में रखे और उसके लिहाज से उस पे पॉलिसी मेकिंग हो, तो डेफिनेटली उसमें बेहतरी भी आएगी। लेकिन अभी जब उसमें गवर्नमेंट इसके ऊपर बिल्कुल वो सोच नहीं रही, और जैसे ये 7,000 प्लस आपके मेंबर्स हैं, 1250 इंडस्ट्रीज हैं, 1250 इंडस्ट्रीज, जस्ट इमेजिन कि जब ये ऑर्डिनेंस इम्प्लीमेंट होगा उसके बाद कितना कियोस हो सकता है। डेफिनेटली बहुत ज्यादा होगा। लोग इस्लामाबाद की बात कर रहे हैं। बिल्कुल, ये तो इस्लामाबाद में, आप देखें यहाँ पे तो सारी मेजर इंडस्ट्रीज अभी यहाँ पे एग्जिस्ट करती हैं, और सबके लिए एक प्रॉब्लम बन जाएगा, और उसको कैसे हैंडल किया जाएगा, गवर्नमेंट इसके ऊपर बिल्कुल भी वो सोच नहीं देगी। क्या होना चाहिए सर? होना ये चाहिए कि दे शुड नेगोशिएट विद IPPs अगेन टू गेट दी, ठीक है, और कैपेसिटी चार्जेस उसको ठीक करें। ये गलत हो रहा है कि वी आर पेइंग कैपेसिटी चार्जेस आल्सो, नॉट गेटिंग द इलेक्ट्रिसिटी। एक अच्छा काम जो मैं आपकी वसात से करने लगा कि जो कई अच्छे काम भी किए हैं, वो अच्छा काम क्या है वो मैं आपको बता रहा हूं। सपोज पिछले साल इन्होंने स्कीम तैयार की, इलेक्ट्रिसिटी 20,000 मेगावाट जनरेट हो रही थी और कंज्यूम हो रही थी 16,000, तो 4,000 का डेफिसिट था, 4,000 हमारे पास ज्यादा थी। इन्होंने ये कहा, गवर्नमेंट ने ये कहा कि अगर आप अपने पिछले 2019 की जो आपकी अक्टूबर की प्रोडक्शन है, सपोज 10 लाख यूनिट आपने चलाए, अब आप चलाएंगे उससे ज्यादा, 10 लाख पे कुछ नहीं मिलना। जो आप ज्यादा चलाएंगे इट मीन्स की इंडस्ट्री ज्यादा चलेगी, ठीक। जो ज्यादा चलेगी, अगर वो 12 लाख यूनिट कर देती है तो 2 लाख यूनिट जो बचेगा उसमें से उसको हाफ रेट दिया जाएगा। अच्छा, व्हाट ए वंडरफुल, इस किस्म की स्कीम्स आनी चाहिए। यानी दिस इज, आप ये कह सकते हैं कि अगर आप अपना टर्नओवर बढ़ाएंगे तो आपको ज्यादा इंसेंटिवाइज, उनको सर वो बिजली भी खपत हो गई, इंडस्ट्री चली, मैन पावर एट व्हाट रेट सर? सबसे बड़ा मसला तो है बिजली की खपत। पाकिस्तान में पावर जनरेशन मसला नहीं है, डिस्ट्रीब्यूशन का हमारा मसला बहुत ज्यादा। असल चीज लाइन लॉसेस का, और आप और मैं दे रहे हैं वो सारे लाइन लॉसेस। 1500 अरब के इन्होंने नए टैक्स लगाए हैं इस साल, तो 1500 अरब को छोड़ दे, मैं 1500 भी पूरा कर देता हूं आपको 3 कामों में। पहला काम तो लेकर प्राइवेट एंटरप्राइजेज जो हैं 800-900 अरब रुपया खा रही हैं, उसको भेज दें 1000 का, ठीक है, लॉस ब्रेकिंग ठीक होगी। उसके बाद आगे कुछ सबक सीखे जी, उसके बाद सिगरेट्स पे आ जाए, 17 अरब रुपया गया, ठीक है जी। तेल जो स्मगल हो रहा है 60 वो गया, ठीक है जी। इसी तरीके से टायर जो हमारे ट्रांसपोर्ट पे लगा हुआ है, यू विल बी वेरी सरप्राइज, 90% टायर हमारे हमसाए मुल्क का लगा हुआ है। कहां से आया? दिल से दिल, ठीक है, आप नियत करें, सब कुछ हो जाएगा, सारी चीजें हो जाएंगी। तो 1500 पूरा हो गया आपका। और डिस्कस करना चाह रहे थे, अगले प्रोग्राम्स में जरूर यहाँ पर हाजिर होंगे। वक्त की कमी इस वक्त जो है वो आड़े आ रही है। बहुत बहुत शुक्रिया ऑफिस बेरर्स, इस्लामाबाद चेंबर ऑफ कॉमर्स इंडस्ट्री के हमारे साथ मौजूद थे। और अगेन अगर आप कुछ तहिया करें, एक नियत हो अच्छी, तो मंजिल और सफर खुद ब खुद आसान हो जाता है। हमें अपनी पॉलिसीज के हवाले से दोबारा सोचना होगा, देखना होगा। सिर्फ रेवेन्यू साइड को बढ़ाने के लिए ऐसे इक़दाम ना करें। मईशत की दस्तावेजी वक्त की अहम जरूर है, लेकिन ये भी तय करना होगा कि ये किस कीमत पर करने जा रही है। इससे हमारा ऑलरेडी जो डॉक्यूमेंटेड सेक्टर है, स्पेशली हमारी कंपनीज जो हैं, कहीं वो तो सफोकेट नहीं हो रही, कहीं उनकी हौसला शिफ्टी तो नहीं हो रही। इंशाल्लाह आपसे फिर मुलाकात होगी। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।